गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारण। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारण। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों ने और पुनर्जागरण आंदोलनों ने जो है पूरे यूरोप में ही जो है एक नव चेतना का संचार किया था। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज भी जो है उससे ओतप्रोत था, उस पे भी जो है उसका भरपूर प्रभाव रहा था। तो इन धर्म सुधार आंदोलनों और पुनर्जागरण के कारण जो वैज्ञानिक खोजें हुई थी, इससे और भी जो तर्कशील लोग थे उनका उदय हुआ। इन तर्कशील लोगों में कवि, नाटककार, साहित्यकार, हास्य साहित्य लिखने वाले, विभिन्न तरह के जो है व्यंग्यात्मक नाटक लिखने वाले लेखकों का उदय हुआ था। और इन लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जो है फ्रांसीसी समाज में व्याप्त बुराइयों का भंडाफोड़ किया, उन पे जो है करारा प्रहार किया, जिसके कारण आम जनता जागरूक हुई और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग उठानी शुरू कर दी और अपने अधिकारों को उन्होंने पहचाना। और इस तरह से जो है विभिन्न बौद्धिक कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी रहे। तो जो ये विभिन्न प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें साहित्यकार, नाटककार, वकील, जो ये इतने सारे तर्कशील लोग शामिल थे, जो बड़ा तर्क के आधार पर लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने लोगों को अपने तर्क के आधार पे ही जागृत किया, उनमें एक ऐसा चिंतन पैदा किया जिसके कारण से जो वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा पाए और इस दूषित व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकजुट हो पाए। तो उन्होंने भी जो है बहुत सारी यातनाएं सही। हालांकि इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी जो उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और लोगों को निरंतर और जागृत करते रहे। तो यहाँ पे पहला जो बौद्धिक कारण है वो है फ्रांसीसी समाज का फ्रांसीसी समाज का वास्तविक चित्रण। फ्रांसीसी समाज का चित्रण प्रस्तुत करना। तो फ्रांसीसी जो समाज था वो बुराइयों का घर था। जो भी बौद्धिक लोग थे, जो ये दार्शनिक लोग थे, उसमें रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, इनकी हम बात करेंगे तो इन प्रबुद्ध लोगों ने फ्रांसीसी समाज का नग्न चरित्र लोगों के सामने पेश किया कि जो ऊपरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, सामंत या जागीरदार जो लोग हैं, वो किस तरह से ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं और सारी ही सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। राज सत्ता में आम लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है, उनके लिए कोई संस्था नहीं है जो उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। अगर वो संस्थाएं हैं तो वो चुप क्यों हैं, वो ऐसे ही जो है निराधार होके क्यों बैठी हैं, उनका कोई आधार क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो चित्रण था, वास्तविक जो चरित्र था फ्रांसीसी समाज का, वो उन्होंने आम जनता के आगे पेश किया अपनी लेखनी के माध्यम से, जिसके कारण जो उनको बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ी। तो ऐसा जब लोगों के सामने पेश किया गया, लोगों को पता चला, लोग अत्याचार सह रहे थे, उनको पता था, लेकिन फिर भी वो जागृत नहीं थे। तो जो है लोगों का जो अपने अधिकारों के लिए असंतोष फूट पड़ा और वो असंतोष ये जो है क्रांति का मुख्य कारण बना। दूसरा जो बौद्धिक कारण है वो है बौद्धिक वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का प्रभाव। बौद्धिक वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का प्रभाव। तो इन बौद्धिक लोगों ने जब लोगों को जागृत किया, लोगों में एक प्रेरणा का नया संचार किया, तो लोग जागृत हुए
और उनकी जागृति के बावजूद परिणाम ये निकला कि वो आपस में तर्क वितर्क करने लग गए, आपस में बातें करने लग गए, अपने हित के लिए, जो है अपने समाज के हित के लिए आवाज उठाने के लिए वो तैयार हो गए, वो संगठित होने लग गए। यहाँ पे लोगों के संगठन को देख करके, लोगों की एकता को देख करके कि ये अपने व्यक्तिगत हितों की ओर ध्यान देने लग गए हैं। और इनका मुख्य कारण जो है ये प्रबुद्ध वर्ग है। तो एक कुलीन ने कहते हैं कि वाल्तेर को पकड़वा लिया और उसको इतना पिटवाया कि वो अधमरा हो गया। वाल्तेर बौद्धिक वर्ग का ही, प्रबुद्ध वर्ग का ही एक मुख्य जो साहित्यकार था। इतना अच्छा साहित्य वो लिखता था, इतना तर्कशील साहित्य वो लिखता था। कहते हैं कि उसकी लेखनी तलवार के समान थी। जिस प्रकार तलवार गला काट देती है, उसकी लेखनी भी जो है इतना तीखा प्रहार जो है उस समाज पर कर रही थी। उस समय के जो दूषित समाज था उस पे जो है वो कर रही थी। तो उस कुलीन ने वाल्तेर को इतना पिटवाया कि जो है वाल्तेर अधमरा हो गया। तो इस तरह से बौद्धिक वर्ग पे उन लोगों ने बहुत सारे अत्याचार किए। बुद्धिजीवियों ने जब आम जनता को जागृत किया तो स्वयं अत्याचारों को सहना पड़ा। और उन अत्याचारों के चलते जब लोगों ने देखा कि इन्होंने जो है हमारे लिए हमें जागृत किया है, हमें कुछ नया बताया है, या जो हम सोए हुए थे, हमारी जो चेतना थी उसको जागृति प्रदान की है, तो अब इन पे अत्याचार होने लग गए हैं। तो इससे जो है आम जनता और ज्यादा जो है जागृत हुई और जो है उनमें असंतोष और ज्यादा भड़का। इसके बाद हम बात करते हैं दार्शनिकों के योगदान की। दार्शनिकों का योगदान। तो विभिन्न दार्शनिकों की बात हम करेंगे। दार्शनिकों के योगदान में विभिन्न दार्शनिकों ने जो है चेतना को जागृत करने में, नए चिंतन को जागृत करने में लोगों को भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए उन्होंने जो है भरपूर मात्रा में साहित्य लिखा, तीखा, तर्कशील, तेज तर्रार साहित्य लिखा। उनकी लेखनी इसीलिए ही जो है तलवार के समान कही जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू 18वीं सदी का एक मुख्य चिंतक, विचारक और एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। और वह एक पहला व्यक्ति था जिसने फ्रांस के राजतंत्र पे जो है, फ्रांस के उस समय के राजनीतिक व्यवस्था पे करारा प्रहार किया था उसके साहित्य ने। और उसने ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं रचित की हैं, लेकिन कानून की आत्मा उनकी मुख्य रचना है। कानून की आत्मा में जो है वो कहते हैं कि जो शक्ति के जो पृथकीकरण का जो सिद्धांत है वो लागू किया जाना चाहिए। शक्ति के पृथकीकरण मतलब शक्तियों को का बंटवारा होना चाहिए। उसमें उसने 3 पार्ट बताए हैं कि शक्तियों का पृथकीकरण जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, इन 3 भागों में होना चाहिए। उनके अपने अधिकार होने चाहिए और इस तरह से जो है बांट करके यदि शक्तियों का यूज किया जाएगा तो कोई भी जो है गलत प्रयोग अपनी शक्तियों का नहीं कर सकेगा। कोई भी मुख्य अधिकारी या कोई भी विभाग जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा और उससे लोगों को जो है लाभ होगा। तो बहुत सारे साहित्य की रचना की जिसमें हम बात करते हैं द पार्शियल लेटर्स की 1721 में उन्होंने लिखा। और रोमन लोगों की महानता का पतन ये उसने 1734 में लिखा। और सबसे पहले जो उन्होंने कानून की आत्मा लिखा था और जो बड़ा फेमस साहित्य कहा जा सकता है। और इसकी जो प्रसिद्धि है यहीं से पता चल जाते हैं कि इसके आगे आने वाले जो 22 संस्करण छपे, लोगों में पुस्तक खूब लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसको जो है खूब प्यार दिया। तो इस प्रकार से उसने फ्रांस के तत्कालीन समाज, राजनीति और धर्म के ऊपर जो है करारा प्रहार किया। दूसरा हम बात करते हैं वाल्तेर की। वाल्तेर 18वीं शताब्दी के मुख्य साहित्यकारों में से एक था। 1694 में फ्रांस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में वो जन्मा था और वो इतना अच्छा चिंतक था, इतना अच्छा
जो है तर्कशील व्यक्ति था, उसकी लेखनी इतनी ज्यादा जो है अच्छी थी, कहते हैं कि उसकी लेखनी तलवार के समान थी। वाल्टेयर की लेखनी तलवार के समान थी। वो उस समय के तत्कालीन समाज, राजनीति और धर्म पे जो है करारा प्रहार करती थी। तर्क के आधार पे सारी ही बातों को जो है तोल करके वो लिख रहा था। यहाँ पे वाल्टेयर लोगों के दिलो दिमाग में जो है बहुत ही ज्यादा बसा हुआ था। और वाल्टेयर को एक कुलीन पादरी ने पकड़वा करके जो है पिटवाया और उसको अधमरा करवा दिया। अभी हमने पीछे बात की थी। तो इस तरह से वाल्टेयर पे खूब अत्याचार हुए और उसको कुछ दिन वहां से फ्रांस से निकाल दिया गया। कई साल वो बाहर रहा, फिर दोबारा आके उसने वही अपना साहित्य रचना का कार्य दोबारा से शुरू कर दिया। इस तरह से इतनी सारे अत्याचारों को सहन करके भी जो ये प्रबुद्ध लोग थे, ये पीछे नहीं हटे, ये चुप नहीं हुए और फ्रांसीसी जनता को ये सहयोग करते रहे और इनके साहित्य पे, इनकी लेखनी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1733 में उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, द लेटर्स ऑन इंग्लिश। और फ्रांस के धर्म व्यवस्था को तो वो बहुत ही जो है गलत कहता है कि फ्रांस के जो धर्म अधिकारी थे निहायत ही निकम्मे निठल्ले हो गए थे। उनका जो धर्म कार्य था, पूजा अर्चना करना, वो भूल गए थे। और चर्च को वो एक बदनाम संस्था कह के बुलाता है कि चर्च एक बदनाम संस्था थी। फ्रांस के 18वीं सदी के समय की चर्च एक बदनाम संस्था थी। तो इस तरह से उसके साहित्य में फ्रांस के तत्कालीन समाज का, राजनीति का, धर्म का जो है चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रूसो की। रूसो जो है 18वीं सदी का प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। उसका जन्म फ्रांस में एक साधारण से परिवार में हुआ था। बचपन में वो जो है खेलने कूदने का शौकीन था और इस तरह से खेल कूद कर जो है अपना विलासी जीवन बिता करके वो बड़ा हुआ। उसको साहित्य में बचपन में से लेकर के जवानी में कोई रुचि नहीं थी। वो युवा हुआ तब वो एक मुख्य साहित्यकार, मुख्य चिंतक जो है दिदरो के संपर्क में आया और दिदरो के संपर्क में आने के बाद जो है वो साहित्य रचना करने लग गया। यहाँ पे उसने जो आरंभिक जो साहित्य रचना किया उसको जो है डिजॉन की अकादमी का प्रसिद्ध पुरस्कार जो है अपनी साहित्य रचना पे मिला। तो उस 18वीं सदी के फ्रांस के समाज का एक मुख्य राजनैतिक चिंतक जो है हम रूसो को कहते हैं। रूसो की कुछ अन्य रचनाएं भी थी जिसमें न्यू हेलोइज, इमाइल, मेरी जीवनचर्या, इनका हम नाम ले सकते हैं। तो रूसो के साथ भी जो है फ्रांस के प्रबुद्ध वर्ग का जो है नाम जुड़ा हुआ है। और रूसो को भी फ्रांस के कुलीन वर्ग के लोगों ने जो है फ्रांस में टिकने नहीं दिया। कई साल उसको बाहर भेज दिया, फिर वो आ गया, फिर दोबारा से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे अत्याचारों को रूसो ने भी सहन किया था, लेकिन उसने अपना साहित्य लेखन नहीं छोड़ा। तो रूसो की एक जो प्रमुख कृति है सामाजिक पट्टा। सामाजिक पट्टा जिसने रूसो को फेमस कर दिया। रूसो की जो ये सामाजिक पट्टा जो कृति है बहुत महान कृति है। इसमें जो प्रारंभिक लाइनें हैं उससे जो है आज भी हम पढ़ रहे हैं, उससे आज भी जो है पूरा समाज जो है याद कर रहा है रूसो को। उसमें वो लाइन ये लिखी गई है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। पैदा तो वो आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, लेकिन जंजीरों से वो जकड़ा हुआ है। हर तरह से जो है, चाहे वो रिश्ते नातों के बंधन हो, चाहे वो समाज का बंधन हो, चाहे वो राजनैतिक बंधन हो, उसके ऊपर तो हर तरह की बंधनों से वो जकड़ा हुआ है। जन्म उसका आजादी से हुआ है, वो आजाद है जन्म के समय और बाद में जो है वो दुनिया में आकर के विभिन्न तरह के बंधनों में जो है जकड़ा रहता है। तो ये जो कृति थी काफी फेमस हुई थी, सामाजिक पट्टा, और इसके कारण रूसो को काफी जो है आगे फेमस उसने कर दिया था। रूसो मानता था कि सभी व्यक्ति समान हैं, स्वतंत्र हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वो सबके साथ समानता का व्यवहार करे, समान न्याय दे
व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है तो उसको आगे भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये समाज जो है उसको किसी भी तरह से बांध करके नहीं रख सकता है। हाँ, वो बंदिशों में बंधा हुआ है और पूरी उम्र उसकी ऐसे ही निकल जाती है बंदिशों में, लेकिन सरकार को कुछ न कुछ रियायतें जो है देनी चाहिए। ये बातें उसने फ्रांस के तत्कालीन समाज की स्थिति को देख करके ही जो है कही थी। तो आगे एक मुख्य और साहित्यकार हैं दिदरो। दिदरो की हम बात करते हैं। दिदरो उस समय के जो है एक प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, महान साहित्यकार हैं, जिनसे जो है प्रेरणा पा करके ही रूसों ने जो है साहित्य रचना करना शुरू किया था, जिनके संपर्क में आकर के रूसों ने साहित्य रचना की थी। दिदरो की भी जो कुछ उस समय की महान कृतियां हैं, जिनसे फ्रांस के तत्कालीन समाज का, तत्कालीन राजनीतिक का, तत्कालीन शासन व्यवस्था का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कुछ अन्य साहित्यकार हैं जिनमें हम बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं क्वेसने की। क्वेसने उस समय के एक मुख्य साहित्यकार दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने जो है एक विश्वकोश का निर्माण किया है, जिसके 17 भाग थे और उन 17 भागों में से उनके सारे ही भाग जो है काफी लोकप्रिय हुए थे और ये एक महान ग्रंथ माना जाता है साहित्य की दृष्टि से। और उस समय के तत्कालीन समाज का जो है इसमें चित्रण है। और उसके बाद इतिहास कर उस समय के मुख्य चिंतक रहे हैं बोर्ने, और तुर्गत का नाम लिया जा सकता है, क्यूनिसाज का नाम लिया जा सकता है, हेवेल्टियस का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र की पुस्तकें लिखी, उस समय के आर्थिक जीवन का जो है, लोगों के आर्थिक जीवन का उन्होंने जो है चित्रण किया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हॉल्सबेक की। इन्होंने जो है राजतंत्र के विषय में लिखा है, राजा का दुष्चरित्र उस समय पे जो था उसके विषय में जो है इन्होंने लिखा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध साहित्यकार हुए हैं, प्रबुद्ध चिंतक हुए हैं, चाहे वो राजनैतिक चिंतक हो, अर्थशास्त्री हो, चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे वो समाजशास्त्री हो। तो उन्होंने सभी प्रबुद्ध लोगों ने फ्रांस की जनता को जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई है और फ्रांस के लोगों में जो है उन्होंने जागृति उत्पन्न की है, जिसके कारण से फ्रांसीसी समाज जो है अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो है आवाज उठा पाया था। उन लोगों ने जो है जिनकी हमने बात की अभी, फ्रांसीसी लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को जो है बढ़ावा दिया और जो है अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया। तो इस तरह से विभिन्न चिंतकों के संपर्क में आने से उनके द्वारा किए गए साहित्य सृजन को अध्ययन करने के बाद जो है फ्रांसीसी लोगों में एक नई चेतना का उदय हुआ, जिसके कारण जो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति पे कुछ जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा था। उस समय की कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई थी जिनका जो है फ्रांसीसी क्रांति पे प्रभाव पड़ा था। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो विभिन्न ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई जिनका फ्रांसीसी क्रांति पे काफी प्रभाव पड़ा था और जिन्होंने जो है फ्रांस के लोगों को काफी प्रभावित किया था। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के शासन तंत्र की। इंग्लैंड के शासन तंत्र की। तो इंग्लैंड में कहते हैं कि पहले जो है राजशाही शासन तंत्र था और चार्ल्स द्वितीय राजा था। तो उस समय पे 1688 में जो है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति सभी को पता है, सभी को याद है और इस क्रांति ने जो है पूरे विश्व को प्रभावित किया था।
ये क्रांति थी जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति का खून नहीं बहा था, बल्कि एक वैचारिक आधार जो है लोगों को प्रदान किया था। इस क्रांति ने राजा की अमानवीय अत्याचारों से, राजा के जो है दूषित शासन व्यवस्था से परेशान होकर के लोगों ने राजा को राजगद्दी से हटाया था और यहाँ पे जो है लोगों ने आधिकारिक और संवैधानिक शासन की शुरुआत की थी। लोगों को आधिकारिक और संवैधानिक शासन इस क्रांति के बाद जो है मिला था। ये एक वैचारिक क्रांति थी। तो इस 1688 की जो क्रांति थी, इसके बाद इंग्लैंड के लोगों के शासन व्यवस्था में जो सुधार आया, लोगों का जो जीवन जो है सुलभ हुआ, उसको देख करके फ्रांस के लोगों ने सीख ली कि जो हमारी दूषित शासन व्यवस्था है वो क्यों नहीं खत्म हो सकती, उसमें चेंज क्यों नहीं हो सकता, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है और उसमें परिवर्तन होने के बाद जो है हम भी एक जो है सभ्य और सुलभ जीवन जो है जी सकते हैं। तो 1688 की जो इंग्लैंड की जो क्रांति थी, पूर्ण जो क्रांति थी, उसके बाद इंग्लैंड के लोगों को प्राप्त हुए अधिकारों और कुछ संवैधानिक सुविधाओं के कारण फ्रांस के लोगों के मन में भी जो है अपने अधिकारों और सुविधाओं की बात उठी और उन्होंने उसको जो है पूरी करने के लिए एक क्रांति की। दूसरा जो कारण था वो था आयरलैंड की क्रांति। आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम। आयरलैंड एक छोटा सा देश है इंग्लैंड के पास और इस छोटे से देश पे इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था और इंग्लैंड का यहाँ पे आधिक्य था। इंग्लैंड का जो है अमेरिका पे भी जो है आधिपत्य था, हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, तो आगे भी हम जो है इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो आयरलैंड पे जो है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कब्जा था और यहाँ जब इंग्लैंड जब अमेरिका वासियों के साथ जो है युद्ध में उलझा हुआ था, उन लोगों के साथ जो है उनकी मुठभेड़ हो रही थी, तो उस समय आयरलैंड के लोगों ने जो है एकजुट होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, अपने अधिकारों के लिए मांग की। यहाँ पे जब उन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया तब जो है इंग्लैंड के पास उनके साथ उलझने का, उनको जो है सांत्वना देने का, उनके ऊपर अधिकार जमाने का उनके पास टाइम नहीं था, बल्कि उनको अमेरिका के साथ युद्ध करना ज्यादा आवश्यक था। तो इस कारण से आयरलैंड को बहुत सारे अधिकार उस स्वतंत्रता संग्राम के कारण प्राप्त हुए। तो फ्रांस के लोगों ने देखा कि जब एक इतना छोटा सा देश अपने अधिकारों के लिए दूसरे देश का आधिपत्य उखाड़ करके फेंक सकता है, अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है और दूसरे देश से भी अपने अधिकार जो है प्राप्त कर सकता है, तो फ्रांस के लोगों को तो अपने ही राजा से अपने अधिकारों के लिए बात करनी है और जो है अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतने छोटे से देश से जो है उन्होंने ये बात सीखी। इसीलिए जो है आयरलैंड का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हमें पता ही है कि 1776 से 1783 तक जो है ये जो समय था, इसमें अमेरिकी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने आप को जो है उन्होंने आज़ाद भी करवा लिया था। यहाँ पे 13 जो प्रदेश थे अमेरिका के, उनको 13 जो बस्तियां थी अमेरिका की, जिन पे इंग्लैंड का कब्जा था, इंग्लैंड के जो है उपनिवेश थे, वहां से जो है उनको जाना पड़ा था और अमेरिकी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1776 में शुरू हुई ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने जो है फ्रांस के लोगों में स्वतंत्रता प्रिय भावनाएं भर दी
क्योंकि बहुत सारे जो देश थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से उन्होंने जो है स्वतंत्रता के साथ जीने की जो है जो चाह है वो बात जो है सीखी थी। तो यहाँ पे फ्रांस के लोग अपने ही राजा के आदेशों तले और अपने ही राजा और अपने ही जो कुलीन तंत्र था उसके जो अत्याचार थे उनके तले दबे पड़े थे। तो फ्रांस के लोग किस तरह से जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हुए, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो यहाँ पे लुई 16वें शासक था। लुई 16वें ने जो है अमेरिकी लोगों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी लोगों का साथ दिया था। तो यहाँ पे साथ देने के लिए जो है लुई 16वें ने अपनी सेना भेजी थी और अपनी सेना के साथ साथ जो है उसने जो है कुछ धन की भी सहायता की थी। लगभग $5 जो है 5 लाख डॉलर ऋण यहाँ पे इनको दिया था लुई 16वें ने। तो लुई 16वें पे हमने बात की है कि फ्रांस पे पहले ही ज्यादा ऋण था, लगभग 467 करोड़ लीवट के जो है आसपास जो है ऋण था फ्रांस के राजकोष पे। तो यहाँ पे $5 लाख उसने और दे दिए उनको। तो यहाँ पे फ्रांस पे ऋणों का बोझ बढ़ता जा रहा था और जो फ्रांस के राजकोष पे ऋणों का बोझ बढ़ रहा था तो उसका जो प्रभाव था वो आम जनता पे बढ़ रहा था। तो आम जनता क्यों उस ऋण को भोगे, आम जनता को तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि उन्होंने अमेरिकी लोगों का साथ दिया है और उसमें जो है आम जनता को किसी तरह का कोई फायदा नहीं था। तो जब वहां जो सैनिक गए थे वो उनके साथ भी जो है राजा अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उस समय का जो प्रशासन तंत्र था वो उनके बारे में नहीं सोच रहा था। तो वहां उन लोगों ने, उन जो सैनिक लोग थे उन्होंने देखा कि फ्रांस में पहले ही इतना ज्यादा ऋणों का बोझ है और अब जो है $5 लाख जो है राजा ने यहाँ खर्च कर दिए तो सारा बोझ जनता पे आ पड़ा, जिसके कारण जनता के ऊपर और ज्यादा कर बढ़ा दिए गए और जिससे लोगों में असंतोष और ज्यादा भर गया और लोग जो है राजा के विरुद्ध उठ खड़े हुए। दूसरा जो है फ्रांस में जो सैनिक भेज रखे थे उन्होंने देखा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी लोग किस तरह से, आम लोग भी जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए वो भी सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो वो भी किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, जो सेना में भर्ती हैं, जो सैनिक हैं, उनके साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं होता। अगर आम लोग जो है भर्ती हो गए तो उनके साथ तो क्या अच्छा व्यवहार होगा, ना उनको अच्छा वेतन दिया जाता था ना उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो इससे भी जो है उन लोगों के मन में फ्रांस के शासक और वहाँ की शासन व्यवस्था के प्रति जो है दुष्विचार पैदा हुए। तीसरा जो है यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने देखा कि अमेरिका लोग जो है कितने देशभक्त हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए। तो फ्रांस के लोग क्या कम हैं, वो भी अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं अगर वो अच्छे से जीना चाहते हैं, आगे अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं और अच्छे से गुजर बसर करना चाहते हैं। तो वो भी अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने जो है अच्छे जीवन के लिए वो भी जान की बाजी लगा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी सीख जो है अमेरिकी क्रांति से ली। उन्होंने देखा कि अमेरिकी लोगों ने जो है इंग्लैंड जैसे देश को जो उन पे शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, अपने देश से खदेड़ दिया, यहाँ से निकाल दिया। तो वो क्यों नहीं अपने राजा को उस जो कुशासन चला रहा था, जो शासन व्यवस्था बिल्कुल दूषित हो चुकी थी, वो क्यों नहीं उस दूषित शासन व्यवस्था को बदल सकते। उनको तो अपने देश के राजा को और अपनी दूषित शासन व्यवस्था को ही ठीक करना था। तो इसके लिए वो एकजुट क्यों नहीं हो सकते। तो ये विभिन्न कारण थे जिनके कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस के लोगों ने सीख ली और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर जो है प्रभाव पड़ा। इस प्रकार विभिन्न जो विदेशी घटनाएं घटित हुई थी, इंग्लैंड की शासन तंत्र था, आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था, इन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका अदा की और आगे जो है फ्रांसीसी क्रांति के लिए आधार तैयार किया। तो अभी हमने पढ़ लिए हैं फ्रांसीसी क्रांति के
राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, प्रबुद्ध व्यक्तियों का योगदान या दार्शनिकों का योगदान, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के फ्रांस के लोगों पे क्या प्रभाव पड़े थे। तो इस तरह से हमने ये क्रांतियां जो हैं